गौतम अडानी, फाउंडर ऑफ अडानी ग्रुप। एक टाइम पर स्कूटर से सफर करने वाले गौतम अडानी आज के टाइम में लग्जरी कार और 3 प्राइवेट जेट ओन करते हैं। इनके पास 8 करोड़ की रोल्स रॉयल्स घोस्ट, 4 करोड़ 17 लाख की रेंज रोवर, 3 करोड़ 13 लाख की फेरारी कैलिफोर्निया और बम्बार्डायर, बीचक्राफ्ट और होकर जैसे प्राइवेट जेट शामिल हैं। गुजरात के अहमदाबाद में इनका एक अडानी हाउस है जिसकी कीमत लगभग 400 करोड़ बताई जाती है। अडानी ग्रुप इतना बड़ा है कि आज के टाइम में अडानी ग्रुप की 7 बड़ी कंपनी अडानी पावर, अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट्स एंड SEZ, अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी विल्मर, ये सारी कंपनी आज के वक्त में स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और इन सबसे गौतम अडानी दिन का लगभग 1500 करोड़ कमाते हैं। तो क्या है गौतम अडानी की सक्सेस के पीछे की कहानी? उन्हें कितना ताप झेलना पड़ा, कैसे वो कई बार मौत के मुंह से भी वापस आ गए, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। गौतम अडानी गौतम अडानी इन दिनों फिर चर्चा में बने हुए हैं। गौतम अडानी को फायदा पहुंचाने का आरोप। आज की हमारी इस वीडियो में आपका खुशी से इस्तकबाल। 24 जून 1962 के गुजरात के अहमदाबाद जिले के रतनपोल में इनका जन्म होता है। इनकी फैमिली में टोटल 7 फैमिली मेंबर्स थे। इनके पिता शांतिलाल अडानी, माता शांताबेन अडानी और 7 भाई बहन भी थे, जिसमें से गौतम भाई शांतिलाल अडानी और शांताबेन अडानी की 7वीं संतान थे। इनके बड़े भाई का नाम है मनसुख भाई अडानी। वहीं अगर बाकी भाइयों की बात करें तो विनोद अडानी, राजेश अडानी, महासुख अडानी और वसंत अडानी है। गौतम अडानी की एक बहन भी है जिसके बारे में इंटरनेट पर कोई खास जानकारी नहीं है। आपको भी लगता होगा कि एक टाइम पर वर्ल्ड के टॉप 3 रिचेस्ट पर्सन में जगह बनाने वाला आदमी तो वर्ल्ड की टॉप स्कूल और यूनिवर्सिटी से पढ़ा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गौतम अडानी की शुरुआती एजुकेशन अहमदाबाद के सेठ चिमनलाल नागीदास स्कूल से हुई थी, जिसके बाद इन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। लेकिन वो चाहते थे कि जिंदगी में कुछ तो बड़ा करना है, बट वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुए थे जिसके पास फाइनाइट रिसोर्सेज थे। इनके पिता ने इनके पैदा होने से सिर्फ 2 साल पहले ही 1960 में कपड़ों का बिजनेस किया था। वो एक ऐसा दौर था जब एक अच्छा खासा बिजनेसमैन भी किसी न किसी तरीके से कपड़ों के कारोबार से जरूर जुड़ा होता था। उस टाइम पर ये बिजनेस इंडस्ट्री की रीढ़ हुआ करता था। RN भास्कर अपनी गौतम अडानी बुक में बताते हैं कि 1978 की गर्मियों की छुट्टी में वे सोच रहे थे कि आगे चलकर क्या किया जाए। तभी उनके मामा ने उन्हें प्यार से समझाया कि कुछ भी करना, लेकिन सबसे अलग हटकर और एक नई सोच के साथ करना। गौतम भाई जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, इनका माइंड और भी ज्यादा शार्प होता जा रहा था। इसलिए मामा की सलाह मानकर नौजवान गौतम अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई जाने का फैसला करता है। वहां जाकर वो अपने बड़े भाई विनोद के यहाँ रहना शुरू कर देते हैं, जो कि कट पीस कपड़ों का काम करते थे। उन्हीं दिनों गौतम भाई ने तय किया कि वो हीरो के कारोबार में भी अपना हाथ आजमाएंगे। वे सोच रहे थे कि कमाते कमाते आगे बढ़ेंगे और तरक्की करेंगे। कुछ ही महीनों बाद वो साउथ मुंबई के एक कॉलेज में पढ़ाई करने लगे। वहीं कॉलेज के पास में ही एक डायमंड ट्रेडिंग ऑफिस था। वो सुबह में डायमंड मार्केट चले जाते और वहाँ महेंद्र ब्रदर्स के यहाँ हीरो की छटाई करते और परखने का काम सीखते। उसके बाद कॉलेज के लिए निकल जाते। अब उन्हें बिजनेस में आगे बढ़ना था, लेकिन इसमें कॉलेज की अटेंडेंस बहुत बड़ी परेशानी बन रही थी। उन्हें लगा कि कॉलेज और काम को मैनेज करना आसान काम बिल्कुल भी नहीं है, दोनों को एक साथ नहीं चला सकते। इसलिए वो कॉलेज छोड़ने का फैसला करते हैं और कॉलेज शुरू करने के 6 महीने के अंदर अंदर वो पढ़ाई को क्विट कर देते हैं और धनजी रोड पर हीरो का फुल टाइम व्यापार करने लग जाते हैं। अब वे अपने ममेरे भाई गिरीश और प्रकाश के साथ पार्टनरशिप करते हैं और कारोबार को बढ़ाने में लग जाते हैं। इस बिजनेस ने पैसों के मामले में कई तरीके से गौतम भाई के हुनर को तराशा। जैसे हीरो की कीमत बहुत ही ज्यादा होती है, लेकिन इसका व्यापार बहुत ही कम मार्जिन पर होता है, महज कुछ ही % पर। हीरो के बिजनेस के बारे में बात करें तो इसका सौदा बहुत ही तेजी के साथ होता है, क्योंकि हीरे किसी एक देश की करेंसी में खरीदे जाते हैं और छांटकर बेचने का काम किसी दूसरी कंट्री में होता है। उसके बाद हीरो की तराशी और प्रोसेसिंग का काम भारत में होता है। हीरो की प्रोसेसिंग में 3 से 6 महीने का टाइम लगता है। उसके बाद उन्हें किसी चौथे देश में जाकर बेच दिया जाता है। ऐसे में जितना ज्यादा टाइम लगेगा, उतार चढ़ाव का जोखिम उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा और ब्याज भी। इसलिए हीरा व्यापारी को एक के बाद एक व्यापारी से मिलना पड़ता है और सैंपल दिखाकर तुरंत कीमत लगानी होती है और तुरंत ही डील फाइनल करनी होती है। अब अपने टॉपिक पर वापस आए तो गौतम भाई इस सारे बिजनेस को पूरी तरह समझ चुके थे कि कहां, कब, क्या और कैसे होता है। लेकिन दूसरी तरफ उनके आसपास के लोग रिलेटिव कह रहे थे कि उन्होंने आखिर पढ़ाई क्यों छोड़ी। इसका रीजन था क्योंकि गौतम भाई देख चुके थे कि उनके दोनों भाइयों के साथ क्या हुआ। मासूक ने अमेरिका से पोलिंग इंजीनियरिंग में मास्टर की थी। विनोद ने भी
इंजीनियरिंग ही की थी, लेकिन बाद में दोनों को ही बिजनेस में उतरना पड़ा। वे सोचने लगे कि अगर बिजनेस ही करना है तो आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई की क्या जरूरत, उसमें पढ़ाई से कितनी ही मदद मिल पाएगी। उनके जहन में बार बार अपने मामा की सलाह गूंजती रहती थी कि करना है तो कुछ बड़ा। अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन तभी जिंदगी ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में गौतम भाई ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। साल था 1981 जब उनके बड़े भाई ने उन्हें अहमदाबाद बुलाया, क्योंकि महासुख भाई ने सामान को लपेटने वाली प्लास्टिक की एक कंपनी खरीदी थी जो कि बिल्कुल भी चल ही नहीं रही थी। ये प्लास्टिक फैक्ट्री जैन समुदाय के ही एक मेंबर और पारिवारिक मित्र सेवंतीलाल बोरा से खरीदी गई थी और 80 के शुरुआती के दशक में इंडियन इकोनॉमी में पॉलीमर्स और पॉलीमर प्रोसेसिंग उभरते हुए सेक्टर थे। गौतम भाई हीरो का कारोबार छोड़कर अब फैमिली के नए प्लास्टिक बिजनेस में लग जाते हैं। थोड़ी ही टाइम में उन्हें समझ में आ गया था कि यहाँ पर चुनौती हीरो के बिजनेस से कहीं ज्यादा होने वाली है, क्योंकि जो कच्चा माल चाहिए था वो जरूरत के हिसाब से मिल ही नहीं रहा था। बाहर के देशों से कच्चा माल इंपोर्ट करना पड़ रहा था। इसके साथ ही और भी कई काम संभालने होते थे, जैसे कच्चे माल की सप्लाई देखना, लोगों की भर्ती करना, उन्हें ट्रेनिंग देना और सीख चुके लोगों को कंपनी में बनाए रखना। इनके अलावा इंडस्ट्रियल लेबर और कमर्शियल लॉज का पालन करते हुए टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, प्लानिंग, पैसों का बंदोबस्त भी देखना होता था। गौतम भाई जैसे जैसे बिजनेस की बारीकियों में उतर रहे थे, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रही केयर वैल्यू के लेकर उनकी समझ बढ़ती जा रही थी। गौतम भाई जब 1982 में बंदरगाहों से छोटे जहाजों में कच्चा माल इंपोर्ट करते थे तो इसे अवसर के तौर पर देखते हुए उन्होंने कांडला पोर्ट पर प्लास्टिक ग्रैनुअल का इंपोर्ट शुरू किया। इधर अहमदाबाद के सेवंतीलाल इस लड़के के जोश और जुनून पर करीब से नजर रखे हुए थे। आपको फिर से बता दूं कि सेवंतीलाल वही आदमी थे जिनसे गौतम भाई के बड़े भाई ने प्लास्टिक की फैक्ट्री खरीदी थी। सेवंतीलाल ने अपनी बेटी से कहा कि गौतम उनके लिए एक अच्छा रिश्ता साबित हो सकता है, लेकिन वो कंफ्यूजन में थी क्योंकि गौतम भाई ने अभी तक ग्रेजुएट भी नहीं की थी, जबकि वो खुद दांतों के डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रही थी। सेवंतीलाल ने गौतम भाई और प्रीति बेन को एक दूसरे से मिलने के लिए राजी कर लिया। धीरे धीरे सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई और 1 मई 1986 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए और अगले ही साल अप्रैल 1987 में उनका पहला बेटा करण पैदा होता है। और उधर प्लास्टिक ग्रैनुअल का काम इतना टॉप तरीके से चल रहा था कि 1988 तक आते आते एक पूरी कंपनी बनकर खड़ी हो गई थी जिसका नाम था अडानी एक्सपोर्ट, जिसका कुछ टाइम बाद ही नाम बदलकर अडानी एंटरप्राइजेस कर दिया गया। और 1988 में शुरू हुई कंपनी को 1994 में स्टॉक मार्केट में भी लिस्ट कर दिया गया। गौतम भाई और प्रीति बेन पर उस साल किस्मत कुछ ज्यादा ही मेहरबान थी। 1 नवंबर में उनके घर एक और नया मेहमान आया, उनका दूसरा बेटा जीत। फिर साल आता है 1995। ये वो साल था जब अडानी जिंदगी की सबसे बड़ी छलांग लगाने वाले थे, क्योंकि गुजरात सरकार पोर्ट डेवलपमेंट के लिए एक प्राइवेट कंपनी की तलाश कर रही थी। ऐसे में जब ये न्यूज अडानी तक पहुंची तो उनको एक और जरिया नजर आया और उन्होंने गुजरात के सबसे बड़े पोर्ट मुंद्रा पोर्ट को खरीद लिया। देखा जाए तो हीरो के कारोबार ने तुरंत सौदे की अहमियत बताई, रकम, ब्याज, वक्त और विदेशी मुद्रा का मैथमेटिक्स समझाया। प्लास्टिक के कारोबार ने उन्हें इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बेसिक बातें और बड़े पैमाने पर काम करना सिखाया। अगर उन्होंने प्लास्टिक के कारोबार में कदम नहीं रखा होता तो शायद वो हीरो का ही कारोबार कर रहे होते और ज्यादा से ज्यादा हीरो का इंपोर्ट और एक्सपोर्टर बन गए होते। प्लास्टिक से उनके अंदर बड़े कॉर्पोरेटर सिस्टम की समझ विकसित हुई। इन सब के अलावा कुछ चीजें और रही जिन्होंने इस सफर में हमेशा उनका साथ दिया। चीजों के गहराई से परखना, टिके रहना और डटे रहना। एग्जाम्पल के लिए जनवरी 1998 की ही घटना ले लेते हैं। उन दिनों गौतम भाई और उनकी एसोसिएट शांतिलाल पटेल का किडनैप कर लिया गया था। वो अहमदाबाद के कर्णावती क्लब से मोहम्मदपुरा रोड जा रहे थे। तभी एक स्कूटर आता है और उनकी कार रुकवा लेता है और उन्हें पकड़कर एक अनजान जगह पर ले जाया जाता है। आखिरकार कुछ टाइम बाद उन्हें छोड़ देते हैं। गौतम भाई इंटरव्यू देते हुए बताते हैं कि जिस रात उन्हें छोड़ा गया वो उस रात भी बिल्कुल ही रिलैक्स होकर सोए थे। उन्होंने बिल्कुल भी टेंशन नहीं ली थी। जिस दिन मेरा किडनैप हुआ था, मेरे को दूसरे दिन किडनैपर ने छोड़ा, मैं आज वो बता सकता हूँ कि वो दिन शाम रात को भी मैं अच्छी तरह से सोया था। एक घटना और भी उनके साथ हुई थी जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। मुंद्रा पोर्ट को खरीदने के बाद गौतम भाई ने 1998 में अडानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक की शुरुआत की। इस पोर्ट्स की खासियत बताऊं तो करीब 8000 हेक्टेयर में फैला ये पोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट्स है और आज के टाइम में इस बंदरगाह से भारत के 1/4 माल का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। साथ ही ये जगह स्पेशल इकोनॉमी जोन के तहत बनाई गई है, तो प्रमोटर कंपनी को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। इस जोन में पावर प्लांट,
प्राइवेट रेल लाइन और एक एयरपोर्ट भी है। समझने वाली बात है कि आज अडानी पोर्ट देश की सबसे बड़ी पोर्ट मैनेजमेंट कंपनी है और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा जैसे 7 समुद्री राज्यों में इनके 13 डोमेस्टिक पोर्ट्स हैं। इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा बंदरगाह और श्रीलंका में टेक्निकल फॉर्म में इंपोर्टेंट पोर्ट्स भी है। अब वो म्यांमार के सितवे और बांग्लादेश के चटगांव में भी पोर्ट्स बनाने की हार्ड कोशिश में लगे हुए हैं। उसी साल दिसंबर 1998 में अडानी विल्मर कंपनी के साथ मिलकर खाने के तेल के बिजनेस में एंट्री मारते हैं। बेसिकली विल्मर सिंगापुर की एक कंपनी है जो एडिबल ऑयल का बिजनेस करती है। जनवरी 1999 में दोनों कंपनी की डील पक्की हो जाती है और अब अडानी विल्मर का उदय हो चुका था। मुंद्रा पर एडिबल ऑयल के इंपोर्ट और रिफाइनिंग के लिए बनी इस जॉइंट कंपनी में दोनों की 50-50% की हिस्सेदारी है। जो इस कंपनी का सबसे फेमस प्रोडक्ट है वो है फॉर्च्यून रिफाइंड ऑयल, जिसको आपने कभी ना कभी तो जरूर ट्राई किया होगा। ये कंपनी एडिबल ऑयल के अलावा आटा, चावल, दाल और भी दर्जनों प्रोडक्ट बनाती है, जिनके रखरखाव के लिए अडानी ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अलग अलग स्टेट्स में बड़े बड़े साइलोस बनाए हुए हैं। साइलोस वो होते हैं जिनके अंदर काफी बड़ी मात्रा में फूड इंग्रेडिएंट को स्टोर करके रखा जाता है। उसके बाद जब सिटी गैस वितरण CGD के लाइसेंस बांटे जाने लगे तो गौतम भाई ने ज्यादा से ज्यादा लाइसेंस लेने के लिए बोली लगा दी और सबसे ज्यादा लाइसेंस हासिल कर लिए। अब वो इस बिजनेस में भी एक बड़े खिलाड़ी बन चुके थे। 1998 से लेकर 2005 तक गौतम भाई ने अपनी कारोबारी काबिलियत और कैपेसिटी दोनों का ही जिस तरह इस्तेमाल किया वैसा कोई भी नहीं सोच सका। गुजरे वक्त पर नजर डाले तो गौतम भाई की काबिलियत ने ही मुंद्रा को इस वक्त देश का एक अहम पोर्ट बना दिया है। अगर देखा जाए तो मुंद्रा एक बंजर जमीन हुआ करती थी और जगह जगह पर दलदल थी, लेकिन समुद्र के पास होने के कारण ये जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और पोर्ट्स बनाने के लिए मुफीद भी। वर्षों के अनुभव से गौतम भाई ने समझा कि कोई पोर्ट्स तभी कामयाब हो सकता है जब उसमें खास तौर पर 3 चीजें बढ़िया हो। पहली चीज गहरा पानी, जो कि दरअसल खुदा की ही दी हुई एक नेमत है। दूसरी चीज ज्यादा जमीन, शिप से सामान उतारना हो या फिर चढ़ाना, उतरे हुए सामान को स्टोर करके रखना हो या फिर उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल यूनिट में प्रोसेस करना, सबके लिए जगह की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। किसी भी पोर्ट्स को कामयाब बनाने के लिए जिस तीसरी चीज की जरूरत होती है वो है देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने का आसान रास्ता, जहाँ से माल पोर्ट्स तक आ सके और बंदरगाह पर उतरा हुआ माल देश के बाकी हिस्सों में जा सके। सबसे पहले सड़क मार्ग को विकसित किया गया और मुंद्रा को नेशनल हाईवे से जोड़ा गया, क्योंकि रेल ट्रांसपोर्ट सड़क परिवहन के मुकाबले सस्ता बैठता है, इसलिए बहुत सा माल ट्रेनों के जरिए आता जाता रहता है। ऐसे में रेल संपर्क बहुत ही जरूरी था। उस टाइम मुंद्रा से नजदीकी रेलवे जंक्शन 64 किलोमीटर था। गौतम भाई ने गवर्नमेंट से मंजूरी लेकर तुरंत ही 64 किलोमीटर की रेल लाइन बिछानी शुरू कर दी। नवंबर 2000 तक मुंद्रा और आदिपुर के बीच ट्रायल रन शुरू हो गया था। कुछ टाइम बाद ही मुंद्रा रेलवे लाइन आदिपुर तक बनकर तैयार हो गई थी, जहां से पोर्ट्स पर उतरा हुआ माल देश के किसी भी हिस्से तक आसानी से पहुंचाया जा सकता था। ये सब चल रहा था तभी गौतम भाई ने स्टेट गवर्नमेंट को मुंद्रा के साथ साथ अदर पोर्ट्स तक रोड हाईवे कॉन्टैक्ट की जरूरत के बारे में समझाना शुरू किया। फिलहाल मुंद्रा बंदरगाह एक तरह से देश का गेटवे बन चुका है, जहां से भारत की जरूरत की तमाम चीजें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है। हैरानी की बात नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स, बिजनेस, इंडस्ट्री और मीडिया की बहुत सी बड़ी हस्ती मुंद्रा पोर्ट्स पर आती जाती रहती है ताकि वो भारत के इस चमकते सितारे का नजारा ले सके। गौतम भाई ने मुंद्रा में 2.2 किलोमीटर लंबे रनवे भी बनवाया है, जिस पर बड़े से बड़ा विमान उतरने के लिए पर्याप्त जगह है। अडानी को एयरपोर्ट ऑपरेशंस का लाइसेंस पहले ही मिल चुका है। ये बस वक्त की बात है कि मुंद्रा एयरपोर्ट, जिसका अभी लिमिटेड पर्पस और इम्पोर्टेंट हस्तियों को मुंद्रा तक लाने ले जाने के लिए यूज होता है, आने वाले टाइम में या तो कार्गो एयरपोर्ट के रूप में या फिर फुल्ली एक्वायर्ड कमर्शियल एयरपोर्ट के रूप में काम करना शुरू कर देगा, या फिर इसका यूज अडानी की सिक्योरिटी के लिए भी किया जा सकता है। गौतम भाई की इस रणनीति को देश भर के कई बड़े बिजनेसमैन ने भी अपनाया और अपनी निजी पोर्ट्स को मेन एरिया से जोड़ने के लिए रास्ते बनवाए। उन्होंने भी बड़े पैमाने पर जमीन एक्विजिशन किया। हालांकि आज भी किसी दूसरे बंदरगाह के पास मुंद्रा जितनी जमीन बिल्कुल भी नहीं है। इससे पोर्ट्स को 2 तरह से फायदा मिला है। पहला, इससे गौतम भाई को सामान स्टोर करने के लिए पर्याप्त जगह मिली और दूसरा, ग्राहकों के लिए कंटेनर क्रेटा स्टेशन बनाने में मदद मिली। गौतम भाई के बचपन के दोस्त महादेवी के पास सुनाने के लिए एक किस्सा है। वो बताते हैं कि अगर कभी गौतम भाई से कोई इम्पॉसिबल सा काम करवाना हो तो बस उन्हें ये कह दो कि
ये काम नहीं हो पाएगा। यही बात जब उनके दोस्त ने कही थी कि बंदरगाह बनाना अपना काम नहीं है, हम तो व्यापारी है, तभी गौतम भाई ने जवाब दिया कि तुमने ऐसा बोला क्यों। वो उस दोस्त को चुल करते हुए कहते हैं कि अगर गौतम भाई से उनके दोस्त कोई काम करवाना चाहते हैं तो बस उन्हें ये दिखाना होता है कि ये काम नहीं हो सकता, और फिर गौतम भाई तुरंत जाल में फंस जाते हैं और उसे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक और किस्सा सुनाते हुए महादेविया कहते हैं कि गौतम भाई को दिखावा और प्रोटोकॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक बार वो मुंद्रा अपने विमान से आए थे। एयरपोर्ट पर 4 कारें, सिक्योरिटी और उनका वेलकम करने के लिए पूरी टीम वहां पर मौजूद थी। तो उन्होंने फटकार लगाते हुए कहा, आप लोगों के पास आज कोई काम नहीं है क्या? आप लोग अपनी डेस्क छोड़कर क्यों आए हो? उसके बाद से आज तक कभी भी कोई भी उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने नहीं जाता। गौतम अडानी पहले से जानते थे कि बिजली उत्पादन प्लांट लगाने का क्या मतलब हो सकता है। मुंद्रा पोर्ट्स को जब एडवांस किया जा रहा था तभी गौतम भाई जान गए थे कि एक डेडिकेटेड पावर इक्वेशन सेंटर की जरूरत पड़ने वाली है। गौतम भाई बताते हैं कि हमने इस बात पर विचार किया कि हम ग्राहकों को लैंड, वाटर और पावर भी देनी होगी। जमीन और पानी की जरूरत तो हम पूरी कर सकते हैं, लेकिन बिजली एक ऐसी चीज है जिसकी कमी खल रही है। हमने तय किया कि हमें 100 मेगावाट का एक पावर प्लांट बनाना होगा। फैसले के बाद 100 मेगावाट प्लांट से आगे बढ़कर 330 मेगावाट पर फोकस हो गया। ये भी काम चल पड़ा। वो बड़े बड़े स्टेट्स को लाइन सप्लाई करने लगे। जब तक अडानी ट्रांसमिशन को बने काफी टाइम हो चुका था। अडानी को हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ तरक्की ही हासिल हो रही थी। वो जिस भी काम में हाथ डालते वो चल पड़ता था। इसी को देखते हुए गौतम अडानी ने कोयले के कारोबार में भी हाथ आजमाया, क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया और बड़े बड़े स्टेट्स को लाइन सप्लाई करनी शुरू कर दी थी। लेकिन इतने बड़े पावर प्लांट को चलाने के लिए जरूरत से ज्यादा कोयले की नीड पड़ रही थी, तो गौतम अडानी कोयले के कारोबार में उतरने का फैसला पक्का कर देते हैं। पीवीसी के बाद गौतम भाई ने जिस चीज में सबसे ज्यादा व्यापार किया वो कोयला ही था। ये मुंद्रा पोर्ट्स के बनने से पहले की बात है। अडानी ग्रुप ने कोल इंडिया के लिए विदेश से कोयले का इंपोर्ट शुरू किया था। धीरे धीरे उन्होंने इंडिया के अलावा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में भी कोयला खदानें खरीद ली और अब अडानी ग्रुप इस बिजनेस में भी अपनी एक अच्छी खासी छाप बना चुका था। काम अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, सब चंगा चंगा चल रहा था। लेकिन 26 नवंबर 2008 के दिन उनके साथ एक इंसिडेंट होता है जिसने उनकी रूह कपा दी थी। बात ऐसी है कि गौतम भाई मुंबई के ऐतिहासिक ताज होटल में डिनर कर रहे थे। डिनर करने के बाद वो वहां से निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन उनके साथ जो डिनर कर रहे थे दुबई पोर्ट्स के सीईओ मोहम्मद शराफ, वो उनको रोककर एक चाय पीने के लिए कहते हैं। गौतम अडानी मान जाते हैं और चाय पीने लग जाते हैं। तभी बहुत सारे आतंकवादी होटल के अंदर हमला कर देते हैं। मुंबई में हुआ ये अब तक का सबसे खौफनाक हमला था। आतंकवादियों ने करीब 166 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अडानी ने बेसमेंट में छिपकर अपनी जान बचाई। जब कमांडो आए तो हालात काबू हो गए, तब जाकर अडानी बाहर निकले। गौतम भाई के साथ उनके कुलीग संदीप मेहता और मोहम्मद शराफ भी इस आतंकी हमले में बाल बाल बचे थे। गौतम भाई बताते हैं कि उन्होंने मौत को लगभग 15 फुट दूर से ही देखा था। जो नौजवान लड़के मासूम बेगुनाहों को मार रहे थे, गौतम अडानी ने ये सब अपनी आंखों से देखा था। पूरा याद है, और मेरे सामने ही मैंने टेररिस्ट को देखा था, और उन्होंने पहला जब राउंड फायर किया था वो मेरी आंख से मैंने देखा था। तो इससे पता चलता है कि गौतम अडानी की जिंदगी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं रही है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि अडानी सोलर ने इंडिया में अमेजिंग प्रोग्रेस की थी और वो देश की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा उत्पादक कंपनी बन चुकी थी। कंपनी अब तक इंडिया के पूर्व और उत्तर पूर्व में रिन्यूएबल एनर्जी के मार्केट में तेजी से पैठ बढ़ाने के लिए तैयार हो चुकी थी। त्रिपुरा से 2018 में 50,000 रूफटॉप सोलर लगाए जाने के बाद ये मार्केट काफी अट्रैक्शन बन गया। इसके आसपास के अलावा अलग स्टेट में भी इस तरह की बिजली जरूरतों को पूरा करने में जोरदार मांगे उठ रही थी। ग्रिड से बिजली लाकर कनेक्टिविटी देने के मुकाबले छतों पर सोलर पैनल लगाना काफी सस्ता और भरोसेमंद भी था। साथ ही एक बार इंस्टॉल हो जाने के बाद बिजली बिल का भी झंझट नहीं रहता। आज के टाइम में देश भर में अडानी सोलर के रिटेल बिजनेस की पहुंच काफी तेजी से बढ़ी है। अपने रिटेल चैनल पार्टनर की बदौलत कंपनी ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बड़ी बड़ी उपस्थिति दर्ज कर ली है। सोलर एनर्जी के क्षेत्र में इस तरह की ग्रोथ सराहनीय है। अडानी
ग्रुप इंडिया के सौर ऊर्जा उत्पादक की सबसे बड़ी कंपनी है। आज के टाइम में वो सोलर पैनल, इन्वर्टर और उससे रिलेटेड उपकरणों के प्रोडक्शन में अपना एक्सपेंशन करने में जुटी है। लेकिन ग्रुप की एक बड़ी कंपनी गैस वितरण के फील्ड में अपनी पैठ जमाने में लगी हुई है। 14 अतिरिक्त जियोग्राफिक रीजन के लाइसेंस मिलने पर कामकाज 39 जिलों से बढ़कर 95 जिलों तक हो गया है। अडानी ग्रुप और टोटल एनर्जी के कोलैबोरेशन से ATGL जल्द से जल्द 52 नए जिलों में शहरी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार करेगी। ATGL देश के 90 लाख घरों तक पहुंचने जा रही है, जिसका मतलब है कि आने वाले सालों में कंपनी के मुनाफे में एक अच्छी खासी ग्रोथ होने की उम्मीद है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन अडानी ग्रुप देश की रक्षा में यूज किए जाने वाले हथियार भी बनाता है। ये काम अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी करती है, जिसमें आर्म ड्रोन, IWI नेगेन, टावर TR-21 और IWI-ACE जैसे छोटे हथियार का निर्माण होता है। इसके अलावा अडानी अंबुजा और ACC सीमेंट के साथ 70% की हिस्सेदारी रखता है, जो कि आने वाले टाइम में और ज्यादा एक्सपेंड होने वाला है। लेकिन गौतम भाई अभी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अगस्त 2022 में इन्होंने 100% हिस्सेदारी के साथ NDTV 24/7 न्यूज चैनल को भी खरीद लिया। इसके बाद गौतम भाई ने एयरपोर्ट की तरफ हाथ बढ़ाया और आज के टाइम में अडानी ग्रुप भारत के 6 बड़े शहर अहमदाबाद, लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, जयपुर, गुवाहाटी और मंगलुरु के एयरपोर्ट्स का संचालन करता है और मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली के बाद दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, उसमें भी अडानी ग्रुप अपनी 74% की हिस्सेदारी रखता है। और आने वाले 50 सालों तक इन सभी एयरपोर्ट्स का ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम सिर्फ और सिर्फ अडानी ग्रुप करेगा। इन सब के अलावा अडानी के और भी छोटे मोटे बिजनेस हैं, जैसे अडानी पेट्रोल पंप, अडानी रियलिटी, अडानी कैपिटल, अडानी हाउसिंग, अडानी के स्कूल जैसे अडानी विद्या मंदिर, अडानी इंटरनेशनल स्कूल और अडानी हॉस्पिटल जैसे बिजनेस भी हैं। और इन सब बिजनेस से गौतम अडानी दिन का लगभग 1500 करोड़ कमाते हैं। आज के टाइम में इनकी नेटवर्थ $88.5 बिलियन है। अगर इसे रुपये में कन्वर्ट करें तो 6,75,000 करोड़ होता है, जिसमें से 25% रेवेन्यू अडानी एंटरप्राइजेस से आता है। बाकी कंपनी का भी हम बता ही देते हैं। 22% अडानी टोटल गैस, 17% अडानी ग्रीन एनर्जी, 16% अडानी ट्रांसमिशन, 10% अडानी पोर्ट्स एंड SEZ, 6% अडानी पावर और 4% रेवेन्यू अडानी विल्मर से आता है। और ये सारी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, जिनका रेवेन्यू मैंने अभी आपको बताया है। गौतम अडानी ने पिछले कुछ सालों में काफी अच्छी खासी ग्रोथ की है। अब काम अच्छा खासा चल रहा है तो वो बहुत ही ज्यादा बिजी रहते हैं। उनके सचिव हरि नारायण बताते हैं कि जो भी काम उनके सामने आता है वो कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द उसे पूरा किया जाए। इसीलिए वो शायद रोजाना कई मीटिंग करते हैं और लगभग 150 फोन कॉल सुनते हैं और 200 से 250 ईमेल्स देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो झटपट काम खत्म करने में यकीन रखते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि अगर कोई फैक्स मिलता है तो उसे अगले 60 सेकंड के अंदर स्कैन करके उनके iPad पर अपलोड कर देना होता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो। अगर किसी को उनसे मुलाकात का वक्त लेना है तो उसे बताना होता है कि उसे कितने मिनट चाहिए। अगर ऑफिस में उनकी किसी के साथ मीटिंग फिक्स होती है तो उसे इंश्योर करना होता है कि वो मेहमान मीटिंग से 5 मिनट पहले ही पहुंच जाए। गौतम भाई जब ट्रेवल करते हैं तो हर 30 मिनट के अंदर उन्हें ईमेल्स के जरिए बताया जाता है कि उनकी गैर मौजूदगी में कौन आया, कितने बजे आया और किस काम से आया और उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। ऐसा इसलिए ताकि 5 मिनट के अंदर उस पर्सन को जवाब दिया जा सके, फिर चाहे वो अमेरिका में हो या फिर मुंद्रा में। अडानी बिजनेस का अगर आपको शॉर्ट में रिकैप बताऊं तो सबसे पहले गौतम अडानी ने डायमंड का बिजनेस किया। जब उन्हें अहमदाबाद बुलाया तो उन्होंने प्लास्टिक ग्रेनुअल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया। गुजरात सरकार को एक प्राइवेट कंपनी की जरूरत थी तो उन्होंने अडानी पोर्ट्स एंड SEZ का कारोबार स्टार्ट किया। देन अडानी ने विल्मर के साथ जुड़कर फूड आइटम को लाने ले जाने के लिए रेल लाइन बिछाई, रनवे बनाई, कमर्शियल एयरपोर्ट बनाए। अडानी पावर के बिजनेस में एंट्री मारी तो पता चला कि कोयले की जरूरत पड़ेगी तो उन्होंने कोयले का इंपोर्ट स्टार्ट कर दिया। अब बिजली अच्छी खासी बननी स्टार्ट हुई तो अडानी ट्रांसमिशन की शुरुआत कर दी। उसके बाद अडानी सोलर, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, अडानी टोटल गैस और अब अडानी एयरपोर्ट और मास मीडिया का भी बिजनेस करता है। गौतम अडानी याद करते हुए बताते हैं कि जब वे एक छोटे बच्चे थे तब उन्हें कांडला बंदरगाह दिखाने ले जाया गया था और उस टाइम वो उससे बहुत प्रभावित हुए थे। आज जैसा वो चाहते थे ऐसा ही होता है। दूसरे बच्चे भी उसी तरह का एक्सपीरियंस करके फायदा उठाते हैं। इसके लिए वे अडानी ग्रुप के जरिए बच्चों की
स्कूली ट्रिप का इंतजाम करवाते हैं। स्कूली बच्चों से भरी बसें कड़ी सुरक्षा के बीच मुंद्रा तक हर रोज आती जाती रहती है। बच्चे एक रात पोर्ट्स पर ही बिताते हैं, अडानी विल्मर प्लांट देखते हैं, बिजली उत्पादन की प्रक्रिया समझते हैं और वापस अपने घर लौट जाते हैं। एक साल के अंदर 30,000 से अधिक बच्चे इस तरह की यात्राओं का फायदा उठा चुके हैं और ये नंबर कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है। ये गौतम भाई का बच्चों को समझाने का तरीका है कि कैसे बड़ा सोचे और सीखे कि एक बंजर जमीन के टुकड़े को कैसे देश की शान और इकोनॉमिक ग्रोथ का शानदार नमूना बनाया जा सकता है। गौतम अडानी मदद से भी पीछे नहीं हटते। मदद करने का इनका एक अलग ही तरीका है कि वो कोई भी चीज फ्री में नहीं देते। अगर किसी स्टूडेंट को बुक देनी है तो उसके लिए उससे मामूली सी ही सही लेकिन रकम वसूली जाती है, चाहे वो भले ही 1 रुपया ही क्यों ना हो। किताबों का बाकी खर्च चैरिटेबल उठाता है। हमारे सिख भाई भी कुछ इसी तरह का योगदान देते हैं। लोगों से कहा जाता है कि आपको यहाँ फ्री में खाना मिलेगा, लेकिन जब तक क्या आप श्रद्धालुओं के जूते पॉलिश कर सकते हैं या फिर क्या आप हॉल में लंगर शुरू होने से पहले झाड़ू लगा सकते हैं और भी बहुत कुछ। गुजराती समुदाय में ये सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। उनका मकसद यही है कि बच्चे दूसरों पर निर्भर ना रहे, खुद अपने पैरों पर खड़े हो सके, सम्मान से कमाना सीख सके। इसी वजह से अडानी ग्रुप ने बड़े पैमाने पर एजुकेशन और हेल्थ पर ध्यान दिया है। ग्रुप ने अडानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरप्रेशन AII की स्थापना की है। यहाँ पर छात्रों को पुल, सड़कें, रेलवे स्टेशन, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पावर प्लांट बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ग्रुप दूसरी कंपनियों से रोड प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले रहा है। इससे युवा विद्यार्थियों को कैश फ्लो मैनेज करना, रोल रेट तय करने के लिए ट्रैफिक फ्लो का गणित लगाना और प्रोजेक्ट की लागत वसूली जैसी बारीकियों को सीखने में मदद मिलेगी। एजुकेशन से रिलेटेड इस तरह की अधिकतर गतिविधियां अडानी फाउंडेशन के जरिए ही चलाई जाती है। इस फाउंडेशन की अध्यक्ष गौतम भाई की वाइफ प्रीति बेन अडानी है। अडानी फाउंडेशन का गठन 1996 में हुआ था और तभी से इसने कमजोर और मिडिल क्लास के लोगों की हेल्प करके नाम कमाना शुरू कर दिया था। आज के टाइम में ये फाउंडेशन 2410 गांवों में 36.7 लाख से ज्यादा लोगों की लाइफ से जुड़ चुका है। इसके वर्क स्पेस में एजुकेशन, कम्युनिटी हेल्थ और रूरल एरियाज में ढांचागत विकास आदि शामिल है। अहमदाबाद में अडानी विद्या मंदिर सबसे पहले शुरू होने वाले केंद्रों में से एक है। ये इंडिया का कॉस्ट फ्री स्कूल है। मुंद्रा में स्थित अडानी पब्लिक स्कूल NBET से मान्यता प्राप्त कच्छ और सौराष्ट्र का पहला स्कूल है। अहमदाबाद, भद्देश्वर और सरगोजा में अडानी विद्या मंदिर साल में 2100 स्टूडेंट्स को कॉस्ट फ्री एजुकेशन देने का नोटेबल काम कर रहे हैं। देश में अडानी के कई ऐसे स्कूल हैं जो कि स्टूडेंट्स को बेहद कम खर्च में पढ़ाई की सुविधा देते हैं। इनमें मुंद्रा का अडानी पब्लिक स्कूल, तिरोरा और कवई में अडानी विद्यालय, धामरा में अडानी DAV स्कूल और हजीरा में नवचेतन विद्यालय भी शामिल है। इनके अलावा अडानी फाउंडेशन लगभग 600 स्कूल और बालवाड़ी के जरिए 1 लाख से अधिक बच्चों को बेहतरीन शिक्षा की सुविधा दे रहा है। इतना ही नहीं, स्कूलों का ये नंबर कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है। इस पर गौतम भाई की वाइफ प्रीति बेन का कहना है कि इन स्कूलों में पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसकी मुझे सबसे ज्यादा फिक्र रहती है। जाहिर है इसमें पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर पर भी ध्यान दिया जाता है। स्कूल की पढ़ाई ही इन सब चीजों की बुनियाद होती है। स्कूलों में ही बच्चों को अपने ड्रीम्स और वैल्यू को संजोने का मौका मिलता है। तो भाई लोग, ये है गौतम शांतिलाल अडानी की कामयाबी के पीछे का स्ट्रगल। इस पर गौतम भाई कहते हैं, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और इसलिए ही वो वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में शामिल है। सो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को बनाने में पूरे 34 दिन का टाइम लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी ये छोटी सी मेहनत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा और वीडियो कैसी लगी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद।